आइए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 पॉलीसैकेराइड्स। तो क्लास अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड्स का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स जनरेट करते हैं और यही कारण है कि इनको पॉलीसैकेराइड्स नाम दिया गया है। यानी कि एक पॉलीसैकेराइड बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स से मिलकर के बना होता है। तो कुछ इस प्रकार से मोनोसैकेराइड्स मिलकर पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं, जहां पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स पार्टिसिपेट करते हैं। और क्लास ये पॉलीसैकेराइड मेनली फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स हैं स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। आइए क्लास शुरू करते हैं अपने पहले पॉलीसैकेराइड स्टार्च को। तो क्लास स्टार्च जो है वो मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है प्लांट्स में। यानी कि ये प्लांट्स में प्रचुर मात्रा में यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और क्लास हम जो खाना खाते हैं उसका भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स होता है। और क्लास अगर हम स्टार्च के कुछ अच्छे सोर्सेज की बात करें तो इसमें आते हैं सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स और वेजिटेबल्स। आइए क्लास बात करते हैं स्टार्च के स्ट्रक्चर की। तो क्लास सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो स्टार्च होता है वो अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। यानी कि बहुत सारी अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स मिलकर स्टार्च को फॉर्म करती हैं। बट क्लास किस प्रकार से अल्फा ग्लूकोज मिलकर पॉलीमर फॉर्म करते हैं यानी कि स्टार्च को बनाते हैं, इसको समझने के लिए हमको समझना होगा कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च। तो क्लास अगर हम स्टार्च के कंपोनेंट की बात करें तो उसमें है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो क्लास मेनली स्टार्च एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर के बना होता है। अब क्लास अगर हम एमाइलोज की बात करें तो ये एक अनब्रांच चेन पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का। एमाइलोज में लगभग 200 से लेकर के 1000 अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि लगभग इतने ग्लूकोज मिलकर एक ऐसी चेन फॉर्म करते हैं जिसको हम एमाइलोज कहते हैं। और क्लास यहाँ पर एमाइलोज बनने में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लिंकेज होती है वो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। और क्लास ये जो एमाइलोज है ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है और स्टार्च में लगभग 15 से 20% तक एमाइलोज होता है। आइए अब बात करते हैं एमाइलोपेक्टिन की। तो क्लास एमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच चेन पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का। तो क्लास यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि चाहे एमाइलोज हो या एमाइलोपेक्टिन हो, दोनों ही अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एमाइलोज जो होता है वो अनब्रांच्ड पॉलीमर है, जबकि एमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। और क्लास एमाइलोपेक्टिन में दो प्रकार के लिंकेज होते हैं, जिसमें एक तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है C1C4, जबकि दूसरा जिससे कि ब्रांच बनती है वो लिंकेज होता है C1C6, जिसको हम आगे समझेंगे। इसके साथ साथ जो एमाइलोपेक्टिन होता है ये स्टार्च का वो कंपोनेंट होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्च का कुछ हिस्सा वाटर में सॉल्युबल है जो कि बहुत कम है, केवल 15 से 20%। और स्टार्च का एक बड़ा हिस्सा वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, जिसकी प्रतिशत मात्रा लगभग 80 to 85% तक होती है। तो क्लास इस प्रकार से स्टार्च एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर के बना होता है। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि स्टार्च के अंदर 15% एमाइलोज होता है और लगभग 85% तक एमाइलोपेक्टिन होता है। तो क्लास एमाइलोज क्या है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ये तो हम ऑलरेडी अभी अभी पढ़ चुके हैं। आइए अब समझते हैं कि एमाइलोज का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो क्लास जैसा कि हम जानते हैं कि जो एमाइलोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज का ही एक पॉलीमर है। तो यहाँ पर क्लास समझने के लिए हमने अल्फा डी ग्लूकोज की 3 यूनिट्स ली हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब क्लास इन तीनों ही यूनिट्स में C1 और C4 पोजीशन पर जो OH है वहां से डिहाइड्रेशन होता है, जिससे ये तीनों यूनिट्स आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़ जाती हैं और हमें अमाइलोज मिलता है। और क्लास अमाइलोज केवल 3 यूनिट से जुड़कर नहीं बनता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यहाँ पर
अल्फा डी ग्लूकोज के 200 से लेकर के 1000 मॉलिक्यूल्स तक हो सकते हैं। यहाँ पर 3 यूनिट केवल आपको समझाने के लिए दिखाई गई हैं और यहाँ पर बनने वाले जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है या हम यूं कहें C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुई है, ये एक अनब्रांच्ड पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। आइए क्लास अब बात करते हैं एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर की। तो क्लास ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो एमाइलोपेक्टिन है वो अल्फा डी ग्लूकोज का ही एक पॉलीमर है और ये है इसका स्ट्रक्चर। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 चेन आपस में जुड़ी हुई हैं और इन दोनों चेन्स में भी आपस में जो बॉन्ड्स हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं। अगर इन दोनों चेन्स को सेपरेट देखा जाए तो ये दोनों चेन अलग अलग C1C4 अल्फा लिंक से जुड़ी हुई हैं। क्लास यहाँ पर अल्फा लिंक इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले जो ग्लूकोज हैं वो अल्फा ग्लूकोज हैं। अब अगर हम दोनों चेन्स को देखें, ऊपर वाली चेन और नीचे वाली चेन, तो क्लास ये दोनों चेन आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो एक चेन के C1 कार्बन जबकि दूसरे चेन के C6 कार्बन पर बना हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस होती हैं जिसमें कुछ चेन C1C4 अल्फा लिंक से जबकि अलग अलग चेन आपस में C1C6 अल्फा लिंक से जुड़ी होती हैं। आइए क्लास अब बात करते हैं सेल्यूलोज की। तो क्लास सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सेल्यूलोज इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, यानी कि प्लांट्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कोई और नहीं सेल्यूलोज ही है और ये बड़ी मात्रा में पाया जाता है प्लांट्स की सेल वॉल में। और क्लास जैसा कि ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है। अब क्वेश्चन ये है कि ये किससे मिलकर बना होता है, यानी कि इसकी जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं वो क्या हैं। तो क्लास सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, यानी कि ये एक बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है और स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, जो कि हम इसके स्ट्रक्चर से समझेंगे। तो चलिए क्लास बात करते हैं सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर की। तो क्लास ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि सेल्यूलोज जो है वो एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से बीटा डी ग्लूकोज मिलकर सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। तो क्लास ये हमारे पास कुछ बीटा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्लास यहां पर जो है इस पोजीशन से और इस पोजीशन से, यानी कि 1,4 पोजीशन से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। अब क्योंकि यहां पर n नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो इसलिए यहां से n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं। लेकिन क्लास जो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा वो C1 और C4 कार्बन के ही OH से होगा। तो क्लास जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएंगे तो हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिल जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि C1 C4 जो पोजीशंस है वहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, या हम यूं कहें कि यहां पर C1 C4 लिंक बने हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। आइए क्लास अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन के बारे में। तो क्लास सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जब एनिमल्स की बॉडी में स्टोर होते हैं तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन पाया जाता है ब्रेन में, लिवर में और हमारी मसल्स में। और क्लास जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, या यूं बोलें कि जब भी हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, तब क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन होता है इसके ब्रेकडाउन के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेकडाउन कर देते हैं। आइए क्लास अब बात करते हैं ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर की। तो क्लास ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है और देखने से ये लगता है कि ये स्ट्रक्चर सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर के। अंतर केवल इतना होता है कि जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है उसमें एज कंपेयर टू एमाइलोपेक्टिन ज्यादा ब्रांचेस होती हैं।
तो क्लास अब तक हम बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने कई मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को स्टडी किया और उनके स्ट्रक्चर्स को भी समझा। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्लास कार्बोहाइड्रेट्स वैसे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यहाँ पर हमने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो ये कि वो हमारे फूड का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। दूसरा कि उनके मेडिसिनल यूजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और तीसरा इनके बाकी के यूजेस। तो क्लास अगर हम बात करें अपने फूड की, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एग्जाम्पल के लिए शुगर केन जो होता है उसमें सुक्रोज पाया जाता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी प्रकार से स्टार्च जो होता है वो कॉर्न में प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा जो ग्लूकोज है वो ग्रेप्स में बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करें इनके मेडिसिनल यूजेस की, तो क्लास कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हनी यानी कि शहद। क्लास हनी के बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं और हनी आज से ही नहीं बहुत पहले से मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता रहा है, जिसके प्रमाण हमारे प्राचीन वेदों में भी मिलते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हनी एक रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और क्लास इसमें बड़े पैमाने पर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और क्लास अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ अदर यूजेस की, तो आप ये जान लीजिए कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी की सेल वॉल एक कार्बोहाइड्रेट से ही बनी होती है जो कि सेलुलोज होता है। इसके अलावा जो कॉटन फाइबर होता है वो भी सेलुलोज का ही बना होता है। इन फाइबर्स का यूज बहुत बड़े पैमाने पर क्लोथ्स बनाने में किया जाता है।